सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम दिनकर है, दिनकर दिवाकर। और ये कुंडली आई है मेरे पास उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली गांव से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें से धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग कहे जाते हैं जो प्रवृत्ति मूलक है। अगर ये भी निवृत्ति मूलक हो जाएं, प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्त हो जाना और निवृत्ति निवृत्त हो जाना, आप इसको ऐसे ही सामान्यतया समझ सकते हैं। मतलब मोक्ष निवृत्ति मूलक है, वो व्यक्ति को निवृत्ति की तरफ लेके जाता है, और धर्म, अर्थ और काम व्यक्ति को प्रवृत्ति की तरफ लेके जाते हैं। अगर इनका मार्ग बदल लिया जाए, त्रिवर्ग कहे जाते हैं धर्म, अर्थ और काम, इनका मार्ग बदल करके उनको भी निवृत्ति मूलक बना लिया जाए तो व्यक्ति कभी भी मोक्ष को आराम से पा सकता है। मोक्ष की गति उसकी प्रशस्त होती जाती है। आमतौर पे आप जब सिर्फ वर्तमान में ही जीते हैं तो किसी भी धर्मशास्त्र के सिद्धांतों का आपके द्वारा कभी भी पालन नहीं किया जा सकता। और जब आप दूरगामी सोच लेकर के अपने प्रत्येक कार्य को करने लगते हैं तो आप निसंदेह ही ईश्वर की शरणागति आपके पास चल करके आ जाती है, क्योंकि आप तब भविष्य को देखने की क्षमता अपने अंदर विकसित करने लग जाते हैं। और फिर आपको पता चलता है कि कौन सा शास्त्र मूलक है, धर्म मूलक है कार्य, और कौन उससे अलग है। आइए मैं आपको इनकी कुंडली पे चर्चा करके बता दूं। वृषभ लग्न, जिसमें लग्न 25 डिग्री 18 कला का मृगशिरा नक्षत्र में बना है। इनके सवाल बड़े अजीब है। सवाल इन्होंने पूछा है, ब्याज पे पैसे कमा सकता हूं? नहीं। अगर ये कुंडली कहेगी भी तो भी मैं नहीं कहूंगा। कारण, एक बड़ी अद्भुत बात। मेरे गांव में एक जन है, वो सूद पे पैसे चलाते हैं, सूद पे पैसे चलाते हैं, और यहां तक वो कई बार चला देते हैं कि ठाकुर बाड़ी का भी पैसा वो सूद पे चला देते हैं। पर आज तक उनको संतति नहीं हुई, और आपस में घर में इतने सारे कलह भरे पड़े हैं कि उनको समाज में कोई आदर की दृष्टि से नहीं देखता, कोई उनके पास बैठता तक नहीं है। अब इसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो ठाकुर जी की देखभाल करता है वो व्यक्ति, पर उसमें से भी घपले खाता है और खूब पैसे कमाता है, उधर से भी उनके भी पैसे इधर उधर कर लेता है और सूद पे पैसे चलाता है। मेरी दृष्टि में जिस भी व्यक्ति को ये बात मना की गई है, सूद पे पैसे चलाने से संतति की बुद्धि खराब होती है। अगर बर्दाश्त कर सकते हैं कि संतति की बुद्धि खराब होगी, फिर भी मैं पैसे के बल पे उसको अपने अनुरूप डाल लूंगा, तो चलाओ पैसे सूद पे। और दूसरा कि पत्नी के साथ बनती नहीं है, पत्नी के साथ नहीं बनती होगी क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा लग्न में है, विचारों में अमावस्या दोष लगा है, इसको बदलिए। और जन्म कुंडली में बुध के साथ मंगल का बैठना, ये धन के लिए तो बहुत अच्छा है, व्यक्ति को धन की तरफ लेके जाने वाला होता है। जहां व्यक्ति धन को बहुत अच्छे तरीके से पहचानता है, कहीं से भी बचाने की कोशिश में लगा रहता है और निस्संदेह अपने भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होता है। पर विचार करिए, यहां मंगल नीचा भिलासी है और चंद्रमा अमावस्या दोष में है, तो तृतीय भाव के अधिपति उच्च के और लग्नेश निर्बल, कमजोर और नीच के, यहां भी और यहां भी। लग्न के और लग्नेश के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। गुरु राहु के संपर्क में, हालांकि गुरु ही वहां आगे हैं, डील वही कर रहे हैं, पर फिर भी आपको थोड़ी सावधानी अवश्य बरतनी होगी। ये कई बार आपको अनमने तरीके से जीवन जीने के लिए मजबूर कर देते हैं, और कई दफा आपको जो नहीं इच्छा होती है कई बार वो भी करना पड़ता है। ऐसी स्थितियां गुरु दे देते हैं। लग्न के ऊपर किसी पापग्रह का कोई प्रभाव अगर नहीं होता तो प्रवृत्ति मूलक आप नहीं होते, पर ये प्रवृत्ति मूलक आप नहीं होते। दरअसल लग्न पे शनि का प्रभाव जो आपको कई बार क्रूर और संशय से युक्त जीने वाला बना देता। हालांकि ये अलग तरीके की गंभीरता भी दे देते हैं, पर स्वभाव में इतनी सारी विलक्षणता पाई जाती है कि व्यक्ति किसी एक पे टिक नहीं पाता है। वस्तुतः दिमाग में इतने सारे राजनीति के चैप्टर भरे पड़े हैं, है ना, राजनीति के इतने सारे चैप्टर भरे पड़े हैं कि उसमें से व्यक्ति का निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने एक कार्यक्रम में बात बताई थी, ध्यान से समझिएगा, मेरी तरफ देखिए, कि लग्न में 12वें 10वें और 5वें भाव के सूर्य चंद्रमा अच्छे होते हैं, पर कुछ मामलों में ये व्यक्ति को बिल्कुल ही स्टक कर देते हैं।
कोई निर्णय लेने की शक्ति जागृत ही नहीं होने देना चाहते। लग्न में उच्च के चंद्रमा बैठे हैं जो तृतीय भाव के अधिपति हैं। याद रखिएगा, एक सिद्धांत बता दूं कि जन्म कुंडली के लग्न में अगर 12वें, 6वें, 8वें और तीसरे भाव के अधिपति बैठे हों, क्या बात कही, 12वें, 8वें, 6वें, तीसरे भाव के अधिपति बैठे हों तो व्यक्ति को मेहनत करने पे मजबूरी हो जाती है। सुख भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, शनि से दृष्ट है, शनि की दृष्टि यहां भी है और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव के अधिपति सूर्य के ऊपर भी है। शनि इस कुंडली के लिए भाग्येश होते हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की माता और व्यक्ति के संतान आदि से उसके संबंध ठीक ठाक हैं, पर वस्तुतः वो निर्विवादी नहीं है, हमेशा विवादों में घिरा रहने वाला है, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो आपके कार्यस्थल की बात हो, चाहे परिवार से संबंधित चार दीवारी की बात हो। इसको ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्वभाव को ठीक करना होगा। अष्टम भाव और दूसरा भाव, द्वितीय भाव के अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं पर मंगल के साथ बैठे हैं, जो कौन है आपकी कुंडली का मारक भाव का अधिपति। 12वें भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में धन भाव में बैठेंगे तो क्या करेंगे, और सप्तम भाव के अधिपति जो इस कुंडली के लिए प्रबल मारक ग्रह है, उसने आपकी कुंडली में किसके साथ युति करी है, जन्म कुंडली में पंचम भाव और दूसरे भाव के अधिपति के साथ। तो किसको मार रहा है, वो मेंटल पीस और यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव और आपके अंदर के उद्गार को। और दरअसल ये द्वितीय भाव है जो कि जहां से व्यक्ति का जीवन आरंभ होता है, वो वैचारिक रूप से सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश करता है और उसमें वो सफलता अर्जित करता है। अष्टम भाव आ करके आपको आपका स्वभाव दिखा देता है और इस भाव के अधिपति राहु जैसे कंफ्यूजिंग प्लैनेट के साथ बैठे हैं। अष्टम भाव के अधिपति जब एकादशवें भाव में बैठेंगे तो कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है और ना चाहते हुए भी बेवजह के अनमने ढंग से जीवन को जीना पड़ता है। अगर ऐसे आप जी रहे हैं तो इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है। लग्नेश 12 में किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, उस ग्रह के ठीक पीछे गुरु और राहु बैठे हैं, ठीक आगे अमावस्या दोष लगा है। विचार करिए, लग्न के ठीक पीछे शुक्र, आगे बुध, लग्न को शुभ कर्तवी लगा। इस वजह से आप जो कमा पाए, जो जोड़ पाए, जो इकट्ठा कर पाए, जो भी आपने चीजें अपने जीवन में आप देख रहे होंगे, वो इस शुभ कर्तरी का परिणाम हो सकता है। पंच एकादशवें भाव में स्वग्रही गुरु अगर नहीं होते तो और भी ये कुंडली पिट जाती। 12वें के शुक्र ने आपको परेशान किया। लग्न पे शनि की दृष्टि कुछ हद तक भाग्य और दशम का क्षेत्र दे रही है, पर वस्तुतः चतुर्थ भाव पे शनि की पापक दृष्टि पड़ जाने से या शत्रु भाव पे दृष्टि पड़ जाने से भाग्य को बल मिला। तीसरी दृष्टि बहुत अच्छी रही, लग्न पे सामान्यतया संतुलन बना रहा, लेकिन चतुर्थ स्थान पे मानसिक गड़बड़ी पैदा होती है। और इस भाव के अधिपति जब जन्म कुंडली में लग्न में बैठ करके शनि से दृष्ट होंगे तो थोड़ी बहुत मानसिक व्यग्रता, लग्न में सूर्य चिंता देते हैं, मेरी खुद की कुंडली में भी है, और लग्न पे शनि व्यक्ति को गंभीर बना देते हैं, पर वो उसको कभी भी क्या बोलते हैं कि बेवजह की चिंताओं में हमेशा रखने वाले होते हैं, बेवजह की फालतू की बातों में तो उसका दिमाग खपत होता रहे। ऐसा शनि कराते हैं, उनका नेचर है। तो वो ग्रह अपना तो बिहेवियर कर रहा है। यहां पे देखेंगे तो शनि चंद्रमा का विश्व दोष और गुरु शनि के साथ बैठ करके आपकी पत्नी को वस्तुतः बहुत ज्यादा समझदार बना रहे हैं। आप खुद को थोड़े बदल लो। यहाँ पे स्वभाव भाव में गुरु शुक्र नीच के बैठे हैं ना, यहाँ बुध बैठा हुआ है जो जन्म कुंडली में तुला राशि के बैठे। अब यहाँ पे इस भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र जो कहाँ बैठे, नीच के। आप अपने आप को और भी ज्यादा उदार मना बनाइए और बिल्कुल ही कठोर ना होइए, क्योंकि शनि और सूर्य का प्रभाव आपको ऐसा बना सकता है। अष्टम भाव के अधिपति राहु के साथ लग्नेश 12 में प्रवृत्ति कोई मिली नहीं और कर्म क्षेत्र को लेकर के व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे शनि पहले ही आपको शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है, शनि मंगल का प्रभाव है। द्वितीय भाव में केतु धन को इकट्ठा करने में बल तो देते हैं, पर व्यक्ति कई बार खाली लगा रहे पर उसका कोई विशेष परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति शनि यहाँ पे नीचा विलासी हो रहे हैं। उच्च के सूर्य राहु के साथ व्यक्ति को खाली दिमाग लगाने वाला बनाते हैं, पर ड्रॉबैक नहीं मिलता या फिर उसका फीडबैक थोड़ा कम सा मिलता है। ये कुछ चीजें गड़बड़ हो रही हैं। और ऊपर से आपकी कुंडली में दशा भी राहु की चली, जो कम से कम एकादशवें भाव में बैठा है। आपकी कुंडली में पंचम और एकादशवां ये दोनों भाव के अधिपति ठीक बैठे हैं, खराब नहीं है। पंचमें स्वग्रही, एकादशवां भाव स्वग्रही, राहु का प्रभाव और गुरु की दृष्टि शनि पे जो भाग्य और दशम के अधिपति होते हैं।
तो भाग्य के कारक गुरु ने, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, भाग्य के कारक गुरु ने भाग्य के अधिपति शनि को देखा और दशम भाव के अधिपति को देखा। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में कर्म क्षेत्र पे प्रपंच नहीं है उसके दिमाग में। लोग उसके बारे में भले ही जो सोचे, पर उसके दिमाग में ऐसे कोई प्रपंच नहीं होते, और अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के वो हमेशा ही उदार मना बना रहेगा। पर ये दशा अब बदलेगी तब, मतलब गुरु की दशा आएगी तब 2024 के अक्टूबर से गुरु की दशा आपकी कुंडली में ठीक रहेगी। क्योंकि नवांश कुंडली में भी मैं उन्हें बहुत ज्यादा कमजोर नहीं देख रहा हूं, कम से कम वो स्वग्रही ग्रह के साथ बैठे हैं, पर ये विषदोष के कारण कई बार दाम्पत्य उधेड़ बुन में लगा रहता है। सप्तम भाव में शनि वृश्चिक राशि के अच्छे नहीं होते, यहाँ के अधिपति षडाष्टक में या सकट में या किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, उल्टे वो पंचमेश के साथ बैठ रहे हैं, तो कई बार थोड़ी बहुत समस्या यहाँ भी बनती है। संतान का योग है, गुरु की दशा में भी योग बन रहे हैं, और निसंदेह आपकी कुंडली में एक योग बहुत अच्छा बनेगा संतति को लेकर के 2023 के सितंबर में। उस समय आपको उस समय के वर्तमान गोचर को देखना होगा कि आपकी कुंडली के पंचम भाव के अधिपति बुध उस समय गुरु से जब दृष्ट हो जाएंगे, मतलब बुध तो बदलते रहते हैं महीने महीने भर में, तो जब बुध के ऊपर गुरु का असर रहे और पत्नी वैसी स्थिति में रहे, ऋतुकाल की स्थिति वाली बात, तो निसंदेह आप अगर संतान के लिए कोशिश करेंगे तो संतति हो जाएगी मनचाही। क्लियर है? वैसे धन के लिए ये कुंडली बहुत अच्छी है, पैतृक संपत्ति के लिए ये कुंडली अच्छी है, पर यह कुंडली अमावस्या दोष से ग्रसित है। व्यक्ति के दिमाग में राजनीति ना हो तो ये कुंडली और भी ज्यादा सफल हो सकती है। पॉलिटिक्स ना करिए, अपने ही खिलाफ आप लड़ रहे हैं कई बार, सो मत करिए। बेवजह की चिंताओं से अपने आप को मुक्त करिए, भगवत नाम की चर्चा करिए, रात को सोते समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, गणेश जी के मंत्रों का जप करिए, चतुर्थी का व्रत करिए और शिव जी को पंचामृत से स्नान कराइए। इस कुंडली में 2024 के अक्टूबर तक कम से कम राहु का रत्न लाजवर्त अवश्य धारण करना चाहिए। सूर्य बुद्धिमान है, चंद्रमा, हाँ बड़ी अच्छी बात, आपकी कुंडली में लग्न का नक्षत्र बना है मृगशीरा 25 डिग्री का, और मृगशीरा नक्षत्र के मृगशीरा के पहले चरण का ये लग्न बनेगा 25 डिग्री का है। इस बल पे मृगशीरा नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति हो जाते हैं सूर्य। ध्यान से समझिए, मृगशीरा नक्षत्र के पहले चरण का लग्न बनेगा जिसके अधिपति बनेंगे सूर्य, और लग्न किसका बना? लग्न बना है शुक्र का। शुक्र आपकी कुंडली में अनमने तरीके से ही बैठे हैं, हालांकि स्वतंत्रतया सार्वभौमिक रूप से 12वें भाव के शुक्र और 12वें भाव के शनि अच्छे होते हैं बहुत सारे मामलों के लिए। तो 12वें भाव के शुक्र अच्छे हैं, पर उन पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, नौमांस में उल्टे वो नीच के हो जा रहे हैं। इस कारण से लग्न निर्बल होने के कारण, लग्न पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ने के कारण कई बार लग्न को कमजोरी मिल रही है। लग्नेश के ऊपर भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, लग्न के ऊपर भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। उल्टा नवांश कुंडली के सप्तम भाव में शनि चंद्रमा का विषदोष भी बनेगा, क्योंकि शनि वहां पे 16 डिग्री के और चंद्रमा वहां पे 12 डिग्री के, और गुरु वहां पे 25 डिग्री के हैं, और शनि वक्री होकर के और भी ज्यादा कठोरतम स्थिति का निर्माण करने लगेंगे। कारण, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली के लिए शनि मारक होंगे, तो क्या मारेंगे? सबसे पहले डेली रूटीन जो पत्नी को देख करके शुरू होता है और पत्नी को देख करके ही खत्म हो जाता है। पर विष कहाँ लगा है? पत्नी के घर में, और पत्नी ही जो है वो आपके डेली नियम को तय करने वाली होती है। वही तो बताती है ना, उठो सुबह हो गई, सो जाओ सुबह जल्दी जगना है। ये कौन बताता है? पत्नी बताती है। पर वहीं पे अनियमितता का दोष लगा है। अपने घर की सफाई खुद से करिए, झाड़ू और पोछा। हाँ, वास्तु खुश होंगे, मंगल ठीक हो जाएंगे, तो कुछ चीज़ें ठीक होंगी। मंगल को ठीक करने की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य प्रत्येक दिन करिए, और किसी बजरंगबली के मंदिर का दर्शन करिए। आपकी कुंडली में अभी के हिसाब के बाद अगर कुछ भी इस कुंडली में पहनने की बात होगी, तो मैं एक बार आपकी कुंडली में सुखेश का रत्न भी पहनने को कह सकता हूँ। आपकी कुंडली का सर्वाधिक शुद्ध अंक 5 ही होगा, और नक्षत्र के आधार पर मृगशीरा बहुत अच्छा बना हुआ है। चंद्रमा कृतिका के हैं, उनके पास बल है, आत्मबल बहुत अच्छा है। चंद्रमा सूर्य के साथ बैठे हैं, लग्न और नक्षत्र एक, लग्न और राशि एक ही है। लग्न वृषभ का बना, राशि भी वृषभ की बन गई। भैया 7.5 का कोई चक्कर अभी है नहीं। और आपकी कुंडली में अभी दशा राहु की चल रही थी, जो आपके कुंडली में किसी भी शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं थे, गुरु के साथ बैठे थे, इस वजह से वो कम से कम ठीक ठाक हैं। पर फिर भी
मुझे लगता है कि अभी और भी ज़्यादा काम करने की आवश्यकता होगी, पर गुरु की दशा आपके लिए बहुत ज़्यादा संतुलित और संतुलन देने वाली होगी, क्योंकि नवमांश कुंडली में दशमांश कुंडली में गुरु उच्च के हैं और इस कुंडली के लिए वो 2 केंद्रों के अधिपति होकर के भाव से पंचमस्थ होकर के बैठे हैं। दशम स्थान ठीक है दशमांश कुंडली में, बुध का प्रभाव ठीक रहेगा, शनि का प्रभाव ठीक रहेगा, सूर्य का प्रभाव और मंगल का प्रभाव ठीक है, गुरु भी ठीक है। ग्रह कोई भी आपकी कुंडली में उस तरीके से कमजोर नहीं है, पर प्लेसमेंट जो बनी है ग्रहों की वो थोड़ी बहुत गड़बड़ी है। जैसे लग्न वगैरह कमजोर हो जाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी पड़ती है। बुध ठीक बैठे हैं, मंगल ठीक बैठे हैं। मंगल को और भी शांत करिए, अपने आप को क्रोध में मत रखिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने पत्नी को वक्त दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, जितना ज़्यादा हो सके उनके चिंतन को समझने की कोशिश करिए और अपने आप को चिंता से मुक्त करिए, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं। 6वें भाव के अधिपति शुक्र राहु केतु लग्न में चंद्रमा के साथ और सूर्य का प्रभाव चंद्रमा के साथ बैठा है, इस वजह से कभी कभी नेत्रों से संबंधित समस्या होती है, नेत्र ज्योति कमजोर होती है, दंत रोगी और बालों से संबंधित समस्या होती है, स्किन से संबंधित चर्म रोग की शिकायत मंगल और बुध यहाँ दे सकते हैं, इस वजह से उसका ख्याल रखिएगा। रक्त कभी खराब ना हो और ये चीज ना हो, इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि चमड़े से संबंधित बीमारी यहाँ पे मंगल बुध देते देखे जाएंगे। कारण क्योंकि 6वें भाव पंचम भाव के अधिपति बुध 7वें भाव और 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, तो चर्म रोग की शिकायत आती है। 12वें के शुक्र नेत्र ज्योति कमजोर करते हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि कई बार हृदय रोग को न्योता दे देती है, रक्त जनित बीमारियां भी हो जाती हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। आलस्य न करिए, आपकी कुंडली में प्रमाद दिख रहा है। हालांकि ये कुंडली में लग्न में सूर्य बैठे हैं तो व्यक्ति चरित्रहीन नहीं है, पर गुरु के साथ राहु बैठे हैं, इस वजह से आप जो हैं कई बार लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, ये भी होता है। बुध के बाद गुरु जन्म कुंडली में नारायण का भक्त, राम रक्षा स्तोत्र खूब पढ़िए। हाँ, और कोशिश करिए कि जब संक्रांति काल हो, सूर्य जब राशि परिवर्तन कर रहे हो, तो खूब दान वगैरह करा जाए, किसी मंदिर का दर्शन कराया जाए, मंदिर में बैठ करके जप वगैरह कर लिया जाए। श्री सूक्त वगैरह का पाठ भी आप कर सकते हैं अगर यज्ञोपवीत वगैरह आपका हुआ है, संस्कार से संस्कारित हैं तो, अन्यथा मत करिएगा। अब क्या बताऊं, चंद्रमा अस्त ही हैं और शनि वक्री हैं, तो मैंने ये चीजें बताई हैं। न भी कोई रत्न वगैरह पहनना होगा तो आप अपनी कुंडली में बुध का रत्न पहन सकते हैं, पन्ना बहुत बढ़िया रहेगा। कारोबार आपकी कुंडली में ठीक है, क्योंकि इस भाव के अधिपति होकर के केंद्र में बैठे हैं। केंद्र के अधिपति अगर पापग्रह हो जाते हैं तो अच्छा होता है, और कम से कम लग्न में उच्च का चंद्रमा बैठा है तो व्यक्ति को जैसे चंद्रमा को क्या कहा जाता है, मनस्तु हितगु, और उस पे शनि और सूर्य सबका प्रभाव है, और लग्नेश शुक्र जो है वो 12वें हैं, और ये लग्नेश होने के साथ साथ रोगेश भी हैं, तो कई बार ऋण में भी व्यक्ति को मुक्त करते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। पर घर वगैरह का सुख आपकी कुंडली में थोड़े विलंब से ही है, हालांकि उसके योग जन्म कुंडली में 2026 में मिल रहे हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा काल। और संतान वगैरह के बारे में आपकी कुंडली 23 के 9वें महीने से बन रही है। एक बात और बताता हूं, इस कुंडली में पराक्रम भाव बहुत अच्छा बना हुआ है, एकादशवां भाव बहुत अच्छा बना हुआ है, 9वां भाव बहुत अच्छा बना हुआ है, पंचम भाव बहुत अच्छा बना हुआ है। पंचम भाव से क्रिएटिविटी देख रहा हूं, आप कई जगह से पैसे कमा सकते हैं, पर सूदखोरी का काम ना करिएगा। और शेयर सट्टेबाजी वगैरह से भी बहुत ज्यादा धन आपकी कुंडली में आता नहीं देख रहा हूं, क्योंकि चंद्रमा अमावस्या दोषे हैं। हालांकि वो लालच इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गुरु के साथ राहु बैठे हैं, अगर वो नहीं बैठे होते तो आपको लालची भी नहीं बनाते। एक्सपेक्टेशन जो है वो जीवन से कई बार बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो लालची भी व्यक्ति को बना देती है और हमेशा उसको उलझा करके रखने वाली हो जाती है। क्लियर है? आपकी कुंडली में अगर मैं और भी चीज़ें बताऊं तो बाकी के वर्ग चार्ट के आधार पे सूर्य आधा परिणाम करते देख रहे हैं, चंद्रमा बहुत अच्छे, पर उनको बल देने की आवश्यकता होगी। शिव जी के मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं। मंगल जिस स्थिति में है, आपको एक बड़ी अच्छी बात बता दूं, मंगल आपकी कुंडली में संपूर्ण परिणाम देने वाले बन रहे हैं, और अगर आप उनका दर्शन करने लगेंगे, हनुमान जी की पूजा वगैरह करने लगेंगे, दीपदान वगैरह संक्रांति काल में करने लगेंगे, तो आपका मंगल भी ठीक हो जाएगा। गुरु आपकी कुंडली में और बुध ये दोनों 50-50 से भी कम 25% के परिणाम में हैं, पर फिर भी वो जितना देंगे आपके लिए शुभदायी ही रहेगा। उनकी दशा में कष्टकारी स्थितियां नहीं उत्पन्न होंगी। शुक्र बढ़िया बैठे हैं, इस वजह से आपके पास ऐश्वर्य और सुख की कमी नहीं होगी। भवन भूमि वाहन का सुख आपकी कुंडली में मिल जाएगा, और उसके लिए आपको कोशिश सूर्य की दशा में, शनि की दशा में और चंद्रमा की दशा में करनी चाहिए। संतान वगैरह के योग आपकी कुंडली में ठीक बने हैं। राहु और केतु की दशा भी आपको बहुत सारी चीजें दे करके ही गई हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने आपसे छीना है, दिया ही है। और मैं समझ रहा हूं कि आगे भी राहु अब अंतिम समय में आपसे छीने नहीं,
इसलिए कम से कम चतुर्थी का व्रत उठा लेना चाहिए। आपकी कुंडली में संतति का सुख निश्चित रूप से है, ये बात मैं कह सकता हूं। थोड़े विलंब के योग जरूर हैं पर मिल जाएंगे। दूसरी, संतति निश्चित रूप से आपके भाग्य का बल लेकर के आने वाली है। आपकी कुंडली में गुरु का बल ठीक है, आप चरित्रवान ही हैं, धर्म आपके साथ है और आप निश्चित रूप से आपके जीवन का भाव बहुत बढ़िया रहने वाला है। डेली रूटीन ठीक करिए, भाग्य का बल रहेगा, धर्मशास्त्रों का ज्ञान आपके पास है, सूर्य ठीक बन रहे हैं, परिणाम उनका अच्छा है, शनि ठीक बन रहे हैं, शुक्र ठीक बन रहे हैं, गुरु ठीक बन रहे हैं। मंगल और चंद्रमा के कारण अपने पत्नी के स्वभावों को जांचिए, उनके स्वभावों को समझिए और अपने आप को टोटल तरीके से कभी भी डिस्क्वालीफाई मत समझिए और ना ही करिए कि मैं मुझसे कुछ नहीं होगा। ऐसा भाव भी कभी कभी आपके दिमाग में जागृत होता होगा, उसको बिल्कुल भी घर ना बनाने दीजिए। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा किसी भी बात पे चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे चार्ट बन रहे हैं जहां पे चंद्रमा को अस्त व्यस्त होते देख रहा हूं। इस वजह से कई बार व्यक्ति बेवजह की चीजों पे, मनस्तु हितगु का अर्थ मन का कारक चंद्रमा, जो कई बार आपके हित को ही साधने में लगा रहता है और कई बार वो बेवजह की चिंताओं से व्यग्र हो जाता है। इस वजह से उसको संतुलित और सही रास्ता देने की आवश्यकता है, जिसके लिए दीपदान बड़ा अच्छा काम बन सकता है। आपकी कुंडली में ये सारी चीजें मैंने बताई। अब आपको मैं और भी चीज समझा दूं तो शुक्र के पास बल है, शुक्र के पास बल है, पर उनमें उद्वेगीपना मत लाइएगा। मतलब जैसे खर्च करने से पहले थोड़ा सोचिएगा, संतुलित होकर के खर्च करिएगा किसी भी तरीके से। दूसरों के लिए कर्ज लेने की कुंडली नहीं है ये, आप दूसरों पे भरोसा करके बहुत ज्यादा अपना व्यय नहीं बढ़ा सकते। चंद्रमा सूर्य की स्थिति जिस तरीके से बन रही है और केतु की स्थिति जिस तरीके से बन रही है, उसके आधार पर अपने आत्मबल को और भी ज्यादा बल देने की आवश्यकता है। ऋण वगैरह किसी से मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा किसी पे भरोसा मत करिएगा, नहीं तो संतुलन में गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। मंगल और बुध की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, ये आपको आगे लेके जाएंगे, पुरस्कार देंगे और आपके मेहनत का फल भी मिलेगा। दाम्पत्य का क्षेत्र, अगर शुक्र यहाँ नीच के नहीं होते तो खराब नहीं होता और इसी के कारण कई बार आपके साथ आपके पत्नी के संबंध नानुकूल वाले बनते हैं। यहाँ पे विष दोष का जो प्रभाव है गुरु के कारण कई बार गड़बड़ी भी पैदा होती है। शनि, गुरु और राहु की स्थिति आपकी कुंडली में, शनि का तत्व तो बहुत अच्छा देख रहा हूं, गुरु का तत्व तो भी ठीक ठाक नहीं है, राहु के कारण थोड़ी सी गड़बड़ी वहां पे पैदा हो रही है, जिसके कारण व्यक्ति को होप और सकारात्मक भावों में गड़बड़ी पैदा होते दिख रहा हूं। बस इतनी सी बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। दिन आपके लिए शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा, शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। दिशा आपकी कुंडली के लिए धन कमाने के लिए उत्तर बहुत अच्छी रहेगी। वैसे आपकी कुंडली के हिसाब से एक बात और बता दूं तो मकर, कन्या और मीन राशि के लोग अच्छे रहेंगे। आपकी कुंडली में नक्षत्र मैंने बताया है, उसका ध्यान रखिएगा। भाग्य बल आपके पास है क्योंकि भाग्येश लग्न को देख रहे हैं। लग्न के अधिपति का 12वें जाना ठीक नहीं। धन भाव के अधिपति के साथ मंगल बैठे हैं, जो कि डेली रूटीन, आप खुद का कारोबार भी कर सकते हैं। तृतीय भाव के अधिपति उच्च के बैठे हैं। अपने आप को और भी ज्यादा मार्केटाइज करिए, कैसे अपने आप को और भी बढ़ा सकते हैं उस पर फोकस करिए। तो चंद्रमा की दशा आपको और भी ज्यादा, और चंद्रमा आपको और भी ज्यादा कम्युनिकेटिव बना देंगे। संतुलन कैसे पैदा करना है, इसके लिए सूर्य को अर्घ और रविवार को नमक देते रहेंगे और करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप व्यवस्थित हो जाएंगे। चतुर्थ भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, निश्चित रूप से चरम सुख प्राप्त होता है। मेंटल पीस के पीछे आप भागते हैं, पर शनि की दृष्टि के कारण कई बार वो प्रैक्टिकल बना देती है। पंचम भाव के अधिपति स्वग्रही हैं, गुरु से दृष्ट हैं और यहाँ पे किसी भी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, पर प्रबल पापी ग्रह राहु की दृष्टि आपको कई बार प्रेम में उद्वेग पैदा करती है। छठवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें पर उसे देख रहे हैं, इस वजह से ये राशि बलवान हो जाएगी। तो साहस, बल, पराक्रम और सहन करने की शक्ति बढ़ती जाएगी। सातवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में द्वितीय में, ये ठीक नहीं, और इस भाव पे राहु और गुरु का प्रभाव, कई बार राहु, गुरु, शनि, सूर्य, बुध सबका प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव है, वो भाव बहुत ज्यादा विस्फोटक हो जाता है। इस वजह से कई बार एक जगह पे एक साथ पति पत्नी बैठ ही नहीं पाते। इसका ध्यान आपको रखना होगा कि ये भाव कमजोर है। इस वजह से इसको ठीक करने के लिए हमेशा ही अपने घर और अपने वास्तु देवता की पूजा, घर में कभी कभी मांगलिक कृत्य वगैरह होता रहे और धार्मिक कृत्य कराते रहिए, ये इसका उपाय है। सप्तम भाव के बाद अष्टम भाव के अधिपति यही आपके जीवन में दारिद्र दोष पैदा कर रहे हैं। इनको ही ठीक करने के लिए मांगलिक और धार्मिक कृत्य की आवश्यकता आपके जीवन में
पड़ रही है। नवम और दशम के अधिपति लग्न को, ये बहुत अच्छी स्थिति है, गुरु से दृष्ट है, पर राहु से भी दृष्ट है तो खराब नहीं है। राहु अगर यहाँ पे शनि वृश्चिक राशि के नहीं बैठे होते तो और भी स्थिति अच्छी हो सकती थी। एकादशवां भाव ठीक बना, 12वें भाव की स्थिति मैं खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर वो शुक्र को लेकर के नहीं बैठा होता तो और भी गड़बड़ी होती। 12वें भाव के शुक्र कभी खराब नहीं होते। मंगल के साथ बुध बैठे हैं। मंगल जन्म कुंडली में सप्तम और 12वें के अधिपति इस कुंडली का मारक ग्रह पंचम के साथ बैठ रहा है। इस वजह से हालांकि बहुत अच्छी बात है कि मंगल स्वग्रही ग्रह के साथ बैठे हैं, राहु स्वग्रही ग्रह के साथ बैठे हैं, सूर्य उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं, इसे गड़बड़ी नहीं भी कही जाएगी। हालांकि राजयोगों की बात अगर करेंगे तो चतुर्थ भाव के अधिपति का केंद्र में आना, दशम भाव के अधिपति का केंद्र में रहना, उच्च के चंद्रमा का प्रभाव, गुरु से शनि का प्रभाव, मंगल के साथ बुध का बैठना कई बार कुछ हद तक बहुत अधिक मात्रा में संतुलन बनाने के कारण भी सिद्ध होंगे। इस कुंडली में गुरु के बाद शनि की दशा भी अच्छी जाएगी और गुरु की दशा संपूर्णतः अच्छी जाएगी। गुरु की दशा को जितना ज्यादा हो सके फ्लरिश करने के लिए धर्म को पकड़ के रखिएगा, धारण करके रखिएगा। राहु की दशा है 2-3 साल निकल जाएगी, पर इस दशा काल में कोई विशेष बड़ा खर्च ना हो, इसके लिए आपको अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों की जिम्मेदारी संभालनी होगी और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में राहु में मंगल आने वाले हैं। हालांकि मंगल आपकी कुंडली में खराब नहीं है, खराब नहीं है, पर है वो खराब क्योंकि वो उस भाव का अधिपति नहीं है जहां से वो कुछ अच्छाइयां लेकर के दे सके। इस वजह से व्ययात्मक स्थितियां ना बने, तो राहु में मंगल वाले में कुछ व्यय के योग बनेंगे, जैसे ऑपरेशन वगैरह होता है, कुछ घर में दवाइयां खर्च होती हैं, कुछ मामले में व्यक्ति को उद्वेगी देखा जाता है और पूरा करने के लिए दम लगाता रहता है और अंत में वो चीज़ें पूरा हो जाती हैं, ये बात भी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शाम का कार्यक्रम भी अवश्य देखिएगा। बहुत बहुत नमस्कार।